नमस्कार। मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये राजेंद्र ऑटो रिक्शा चालक हैं। ये हरियाणा के शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। साल था 2009। तो हुआ क्या था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं राजेंद्र जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं ऑटो रिक्शा चालक हूँ। अब मेरी उम्र लगभग 27-28 साल हो चुकी थी। मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन कहा जाए ना कि शादी होना ना होना एक ही बराबर था। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती नहीं थी। हमेशा कोई ना कोई बहाना दे करके मैं के भागी रहती थी। इस बार जो गई ना, तो साल भर से लौटी नहीं थी। जरूर कोई ना कोई चक्कर होगा, मुझे तो यही लगता था। और वो मुझ पर हमेशा बरसती रहती थी, तुम दारूबाज हो, तुम दारू पीती रहती हो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। अब मैं दारू जरूर पीता था, लेकिन लिमिट में रह करके। दिन भर अब रोड रोड भटकना, सवारी को बिठाना उतारना, और देर रात को घर को लौट के आना, थक कर इंसान चूर हो जाता था। अब मैं बस थोड़ा ही पी करके आराम से सो जाता था। लेकिन मेरी पत्नी को वो भी पसंद नहीं था। अब उसको मनाना छोड़ दिया था कि जब उसको अकल आएगी ना, तो खुद आएगी। अगर उसका कोई चक्कर किसी के साथ में होगा तो कभी नहीं आएगी। अब वही हुआ। अब साल भर से मेरे पास ना तो कोई खबर, ना कोई ही संदेशा। हाँ, मेरे मामा जी जरूर गए थे लेने के लिए, लेकिन मामा जी को मना कर दिया कि मैं उस बेवड़े के साथ नहीं रहने वाली। अब मैं समझ गया था कि अब वो नहीं लौटेगी। अब मेरे जो परिवार था कह रहे थे कि आप जा करके मनाया, अपनी पत्नी को ले आया। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था कि मैं जा कर के अपनी पत्नी के आगे झुकूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद मैं अपने पिता के साथ, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। और मैं अपने पत्नी से बोला भी कि मैं अब दारू जो भी थोड़ा बहुत पीता हूँ बंद कर दूंगा, अब तो चलो। लेकिन वो कहने लगी पहले तो दारू छोड़ करके, और तब मुझे विश्वास दिला, और तब मैं आऊँगी। मैं समझ गया था कि इसका बहाना है ना जाने का। और इसके बाद मैं पिताजी को बोला, पिताजी चलिए, ये बहाना है, ये आएगी नहीं हमारे साथ में। और वही हुआ, वो नहीं आई। और इसके बाद मैं तो भूलने लगा था कि कभी मेरी शादी भी हुई थी, कभी मेरी पत्नी मेरे साथ भी रहती थी। अब मैं एक तरह से टेंस में भी रहता था। अब शादीशुदा इंसान अब दिन भर रोड पर भटके, शाम के आने के बाद खुद खाने का इंतजाम करे। अगर पत्नी होती तो ये काम कितना आसान होता। और मैं अब इधर उधर देखने लगा था। सही मायने में मैं अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन मैं इस लाइन में बहुत नया था। मेरे यार दोस्त कहते थे कि मुझे फलाना जगह पर कोई औरत मिल गई, लड़की मिल गई। लेकिन मैं तो भटकता रहता था। मुझे तो आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिससे शारीरिक भूख को मिटाया जा सके। ऐसा मुझे आज तक कभी दिखाई नहीं दी। और इसके बाद मैं ये सब सोचना ही बंद कर दिया था। सुबह निकलता, शाम को देर रात घर पहुंचता। अगर बनाने की शक्ति होती तो चूल्हा चौका कर लेता था, और नहीं तो अगर नहीं बनाने का मूड हुआ तो होटल से ही पैक करके लाता था। पौवा खोलता, आराम से पौवे के साथ खाना खाता, और फिर आराम से सो जाता। यही मेरी रोज का दिनचर्या थी। वो रविवार की रात थी, और मौसम जो था ना, ठंड था। ठंडी का महीना था, जनवरी का। अब दिसंबर का महीना जा चुका था, जनवरी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ठंडी में जो हवा थी ना, तेज हवा, वो ठंड को अब दोबारा लौटा रही थी।
अब मैं गर्म कपड़ा पहन करके, पूरा मफलर कैप लगा करके, दस्ताने पहन करके अब मैं अपना ऑटो रिक्शा चलाता था। रात का करीब 11 बज रहा था। अब मैं अपना कॉलोनी की तरफ लौट रहा था और मैं जब सामने देखा ना, तो एक औरत नजर आई। उसके पास एक थैला पड़ा हुआ था और वो रोड के एक पुलिया पर, जो छोटे से पुलिया होती है, उस पर बैठी हुई मुझे देख रही थी आता हुआ। मैं सोचा कि ज़रूर ये कोई सवारी होगी और ये जो रास्ता है मेरी कॉलोनी की तरफ जाता था, ज़रूर हमारी कॉलोनी की होगी। चलो इसको ले लिया जाए, कुछ पैसे आ जाएंगे। यही सोच करके मैं उसके पास ले जा करके ऑटो खड़ा कर दिया। अब पूछ बैठा कि मैडम जी, आप इस कॉलोनी में चलेंगी क्या? लेकिन वो मुझे देख करके अब रोने लगी। ऐसा मैंने क्या पूछ दिया भाई, खुद मैं हैरान रह गया। और वो फूट फूट कर रोने लगी। देखने में वो भी 27-28 साल की लग रही थी, जवान थी और लाल कपड़ा साड़ी पहन रखी थी। अब हाथों में रंगीन चूड़ियाँ भी मुझे दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि शादीशुदा है। मैं पूछने लगा कि मैडम जी, हुआ क्या है? ये आप रो क्यों रही है? क्या हुआ आपके साथ में? कोई छेड़ाखानी किया? कोई आपके साथ गलत किया है? तो बताइए आप, मैं जितना हो सकूँगा आपका मदद करूँगा। और तब वो कहने लगी कि नहीं ड्राइवर जी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा पति जो था ना, मुझे घर से निकाल दिया है और मैं, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरा मैके तो बहुत दूर गांव में है। अब मैं रात के वक्त उस जगह पर कैसे पहुँचूँ? अब मैं रात बिताना चाहती हूँ, रात का आश्रय चाहती हूँ, ताकि मैं सुबह अपने मैके पहुँच जाऊँ। क्या आप मुझे रात बिताने के लिए जगह दे सकती हैं? मैं उस औरत को तरफ देखने लगा। देखने में जवान, खूबसूरत और ऐसी कोई कमी नहीं थी। मैं पूछने लगा कि जो आप कह रही हैं सही बात है। कैसा है आपका पति जो इतनी सुंदर पत्नी को अब भगा दिया घर से? क्यों ऐसा हुआ? तब वो कहानी बताने लगी, जो कहानी मुझे हजम नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि कोई दूसरे औरत के चक्कर में पड़ गए हैं और मैं रोकती थी, टोकती थी और वो तब से मुझे झगड़ा करने लगे। आज तो मुझे घर से निकाल दी है। मैं वही सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत जिसकी बीवी हो, पत्नी हो, वो दूसरे औरत के चक्कर में क्यों पड़ेगा? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन वो उस औरत के आंसू जो निकल रहे थे ना, मुझे बहुत उस पर दया आ रही थी। मैं कहने लगा, देखिए मैडम जी, आश्रय तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे मोहल्ले वाले कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा कि मैं किस औरत को लेकर के और आधी रात के वक्त घर लौट रहा हूँ। तब उसकी आंखों में चमक आ गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं छुप जाऊंगी ना, जाते वक्त भी मैं दिखाई नहीं दूंगी, कोई देख नहीं पाएगा, मैं छुप के चलूंगी। बस मुझे आज रात के लिए आश्रय दे दीजिए और सुबह होते ही मैं आपके घर से निकल जाऊंगी। मैं उसकी रोना पीटना, आंसू बहाने से बिल्कुल पसीज गया था। अब मैं सोचने लगा कि हर्ज क्या है, किसी को आप रात को आश्रय दे दो और उसका उससे भला हो जाता है, तो उससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। यही सोच करके मैंने कहा कि ठीक है, आप पिछली सीट पर बैठ जाइए, थैला भी रख लीजिए और मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। लेकिन देखिएगा, जब आप घर में मैं ताला खोल लूँगा और तभी आप ऑटो से बाहर निकलिएगा और तेज़ी से मेरे घर में घुस जाना, ताकि कोई पड़ोसी वड़ोसी देखे ना तो देख ना पाए। वैसे ही मेरे दिन खराब चल रहे हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके मैके में जा बैठी है। अब मैं पूरा कहानी उससे बताया तो नहीं अपनी पत्नी के बारे में कि क्या चल रहा है, लेकिन वो ज़रूर समझ गई थी और कहने लगी कि ड्राइवर जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी, रात भर की तो बात है और फिर हम निकल जाएंगे अपने मैके की तरफ। और फिर मैंने उस महिला को बिठा करके अपनी कॉलोनी में लाया और कॉलोनी में गली में सबसे लास्ट वाला घर मेरा था। लेकिन संजोग से रात का टाइम था और वो भी आधी रात के वक्त। सब अपना दरवाज़ा बंद किए हुए
और रोशनी बिल्कुल नामात्र की थी। मैं रोज की तरह धड़धड़ाते हुए अपने गले से गुजरता हुआ अपने मकान के पास आके ऑटो रोका और जल्दी से उतरा और घर का ताला खोल दिया। अब उस घर में मेरे अलावा कौन था? मेरी पत्नी अपने मैके में थी और मेरी पड़ोसी सोए हुए थे। किसको कैसे पता चलेगा? ये औरत ने बोला था कि सुबह होने से पहले निकल जाएगी। चलो अच्छी बात है, तो ये भेद भी भेद रह जाएगा। और मैं तो मदद करना चाहता था उस औरत को। मेरे दिल में तो ऐसा कोई पाप था ही नहीं। इसके बाद मैं जैसे दरवाज़ा खोला ना, वो औरत बाहर निकली। इधर उधर देख करके अब बड़ी गजब की फुर्ती से अपना थैला उठाए अब मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अब फिर मुस्कुरा के कहने लगी, देखिए मैं कितना जल्दी आ गई, कोई देखा नहीं है, अब आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। मेरा काम बाकी था। अभी मेरा ऑटो का लॉक लगाना था। मैं बिजली के खंभे के साथ में बड़ा सा चैन अपने ऑटो रिक्शा को बांध कर रखता था ताकि कोई चोरी ना कर सके। इसके बाद में ये सब काम करने के बाद बाथरूम गया, फ्रेश होकर के और तब मैं अंदर आया। जब औरत को देखा, वो नीचे चटाई पर बैठी हुई थी, अब मेरी तरफ देख रही थी। मेरा तखत था, अब उस तखत पर हम लोग आराम से सो सकते थे, लेकिन वो पराई औरत थी। अब मेरी नज़रों में अब कोई ऐसा पाप नहीं था। मेरे दिल के अंदर में ऐसा कोई पाप नहीं था कि मैं ऐसा भी सोच सकूं। अब मैं जब दरवाज़ा बंद करने लगा ना, तो सही में मेरा हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मेरे घर में एक दूसरी औरत, और भी आधी रात के वक्त, अकेला टाइम, मैं सोच के घबरा रहा था। तब वो औरत बोल पड़ी कि ड्राइवर जी बंद कीजिए ना, बंद कीजिए दरवाज़ा। तब मैं दरवाज़ा बंद किया। मैं मुड़ कर आया और उस औरत के जहाँ चटाई पर बैठी हुई थी, मैं कहने लगा कि मैडम जी आप तखत पर चले जाइए, मैं चटाई पर सो जाऊंगा और इस पर आप आराम से रात गुजारिए, सुबह तो आपको निकल ही जाना है, जाइए आराम कीजिए। वो औरत उठी और तखत पर जा बैठी। आप मुझे देख रही थी। मैंने कहा कि देखिए मैडम, आधी रात हो चुकी है, आप आराम करना है तो आराम कर लीजिए, आप ही थकी होंगी, अब मैं भी थका हुआ हूँ। इसके बाद में चटाई थी, उस पर मैं तकिया लगा करके आराम करने लगा। करवट मैंने बदल ली। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, ताकि उस औरत को ये लगे कि मैं उसके फिराक में नहीं हूँ, मेरे दिल के अंदर कोई पाप नहीं है। और वैसा ही मैं किया था। मैं थका हुआ तो ज़रूर था, और आज जो मेरे साथ में औरत थी, मैं दारू पी नहीं रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं दारू पी लिया तो नशे में मैं बहक भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आज दारू का पौआ कुछ भी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन चलो, एक रात का काम है, ये बेचारी चली जाएगी, इसके बाद तो रोज़ दारू पी रही है। अब फिर मैं कब नींद में आ चुका था पता ही नहीं चला। आज जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने आप को तखत पर पाया। मेरे कपड़े खुले हुए, सब कुछ। वो औरत मेरे सीने पर सवार। उसका जो चेहरा मोहरा था, सेम वैसे ही था, कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था। मैं देख करके घबरा गया। तब वो कहने लगी, आप लेटे रहो, लेटे रहो, आप आंखें मत खोलो। मैं कहने लगा, ये तुम कर क्या रही हो? तब वो मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि ज़्यादा सियाना मत बनो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, फिर पूरा मोहल्ला पड़ोसी इस घर में आ जाएंगे। अपना इज्जत बचाना चाहते हो तो शांत रहो, कुछ बोलना भी मत। मैं समझ गया कि मैं कोई गलत औरत को अपने घर ला दिया। अब ये जिल्लत तो मुझे सहनी पड़ेगी। आज नहीं तो ये धमकी दे रही है पूरा मोहल्ला पड़ोसी को बुलाने की। अब मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। जो इसका इरादा था वो उसमें वो कामयाब हो चुकी थी।
अब मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों इस औरत के चक्कर में फंसा, क्यों अपने घर ले आया। ये औरत, ये तो बहुत गजब की औरत है, ये तो मुझे ब्लैकमेल कर दिया। अब क्या हो सकता है, जो होना अब तो हो चुका है। मुझे अब उससे बड़ा नफरत सी हो गई थी। और जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो वो मुस्कुरा रही थी। अब फिर बोल पड़ी कि तुम कितने प्यारे इंसान हो। मैं गुस्से में था और कहने लगा, मैडम आप रात बिताइए और इसके बाद सुबह निकल जाना। अब फिर इस दरवाजे पर कभी खोल के मत आना, नहीं तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। मैं गुस्से में था। अब फिर मैं तखत से उतर करके अब नीचे चटाई पर आ लेटा। इसी बारे में सोचता रहा कि ये बात को मेरी पत्नी को भनक मिल जाएगा कि मैं अपने घर पर किसी पराई औरत को लेकर आया था, रात भर उसके साथ मैं रहा, तो वो जान लेगी तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी, मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। अब वैसे भी वो बहुत गुस्से में थी, ना जाने क्या चक्कर था उसके साथ में जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे पसंद करती थी या नहीं करती थी, ये तो भगवान ही जाने। अगर पसंद करती तो मुझसे दूर क्यों रहती। दारू तो एक बहाना था, जरूर कोई चक्कर अलग था, और वो चक्कर मुझे आज तक समझ में नहीं आया था। अब मैं यही सब सोचते हुए अपने आप को डांटते हुए कि अरे तूने क्या कर दिया, इस औरत का तो भला चाहता था, लेकिन ये तेरे साथ में क्या किया। अब ये जल्दी से सुबह में घर से निकल जाए और तभी हम शांति का सांस लेंगे। और वही सोचते सोचते मैं सो गया था। जब सुबह मेरी आँख खुली ना, रोज की तरह 7 बजे के आसपास मैं उठ जाता था, और वो भी 7 बजा था। जब मैं उठा तो सबसे पहले निगाह मैं सीधा तखत पर वो औरत थी नहीं। मैं कमरे के अंदर निगाह डाला, थैला भी उसका नहीं था। मैं सोचा कि चलो जान बची, वो औरत चली गई है। जब मैं मेन गेट के पास गया ना, तो सांकल तो अंदर से लगा हुआ था। ये क्या मतलब है भाई, तो फिर किस रास्ते से गई। मैं सोचा कहीं बाथरूम में तो नहीं घुसी हुई है। मैं बाथरूम में गया तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ। रसोई देख लिया, रसोई भी खाली पड़ी थी। सही मायने में जो मेरे साथ उस वक़्त में हुआ सुबह में ना, मैं तो कांप गया था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो क्या बला थी, कौन थी ये औरत जो दरवाज़ा बंद है और वो गायब हो चुकी थी। रात भर हमारे घर में रही और सुबह होते ही वो घर से गायब, उसका थैला तक गायब, खुद भी गायब, जबकि दरवाज़ा बंद है। सही मायने में मैं बहुत डर चुका था, और उस डर से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं समझने पर मजबूर हो गया कि कोई चुड़ैल या कोई आत्मा को तो मैं अपने घर बुला नहीं लिया था गलती से। वो जरूर कोई चुड़ैल ही होगी, कोई आत्मा ही होगी। मुझे अब क्या करना चाहिए, यही सोच विचार करता रहा। मेरी तो हालत खराब थी, बुखार चढ़ गया था, और दोपहर तक बुखार अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर मुझे होश नहीं रहा, कब मैं बेहोश हो गया या फिर गहरी नींद में चला गया। जब शाम हुआ ना, तो मैं उठा, तब मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। शरीर में थकावट थी, कमजोरी थी, और वो मैं समझा था कि बुखार आने से होता ही है। अब मैं क्या करूं। अब ऑटो रिक्शा लेकर तो जा नहीं सकता, क्योंकि थकावट, कमजोरी, और आखिरकार मैं अपने घर में ही रहा। कुछ बनाया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने को, अब फिर आराम करने लगा। अब मेरी जो पड़ोसी थे उनसे मेरी बात बनती उनती नहीं थी, तो मैं बाहर निकलना उचित ही नहीं समझा। मैं गेट ज़रूर खोला अपने ऑटो रिक्शा देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बिजली के खम्भे से सिकड़ डाल करके ताला लॉक करता था। अपना ऑटो रिक्शा सही सलामत था। अब फिर मैं दरवाज़ा बंद करके तखत पे सो गया था।
अब इतनी गहरी नींद आई कि इसके बाद मेरी जो आँख खुली ना, तो मैं खुद हैरान हो गया था। वही औरत मेरे साथ चिपकी पड़ी थी। आज समय में देखा हूं तो रात को 1 बज रहा है, घड़ी 1 बजा रही है। वो औरत मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। अब तो मेरा खून सूख सूख गया था। मैं उसको समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये चुड़ैल है, कोई आत्मा है। अब मैं इसको एक अच्छा भला अकेले में शिकार मिल गया हूँ, और ये मेरे घर से गई नहीं है, मेरे घर में ही है। और इसके बाद मैं भागना चाहा, दरवाज़ा खोलना चाहा, और तब तक वो दरवाजों के बीच में आकर खड़ी हो गई, और फिर अपना असली रूप उसने दिखाई दिया। अब कहने लगी कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, जब तक मैं ना चाहूँ इस घर से तुम निकल नहीं पाओगे। इससे बेहतर है कि आओ हमारे साथ में बिस्तर पर। अब ठान लिया था, चाहे मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस औरत के आगोश में बिल्कुल नहीं आऊँगा। अब वही मैं अब बिल्कुल कर रहा था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आना। मैं तुमको पहचान लिया हूँ, तुम एक चुड़ैल हो, तुम एक आत्मा हो, और ये मैं करने वाला नहीं। लेकिन औरत मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी, कह रही थी कि तुझे ख़त्म कर जाऊंगी, तेरा खून पी लूंगी। मैं कहने लगा मुझे जो करना है कर लो, मैं तुमसे अब डरता नहीं, ना डरूंगा। जो करना है, मुझे मारना है मार दो, उसके लिए मैं मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ में पलंग पर सोऊंगा नहीं। अब वो गुस्सा हो चुकी थी। मुझे लगा कि सही वास्तव में मुझे मार तो नहीं देगी। हर पल नज़दीक होती जा रही थी। अब मैं जब देखा ना, तो उसकी हाथों की उंगलियों में नाखून अब बड़े बड़े दिख रहे थे। अब उसका इरादा मैं समझ चुका था कि ये गुस्से में आ चुकी है, आई कभी भी मेरा काम तमाम कर सकती है। ऐसे में मुझे एक ही चीज़ ध्यान आया, वो था हनुमान चालीसा। मैं जानता था कि भूत प्रेत सब भागते हैं हनुमान चालीसा से। आओ, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे हनुमान चालीसा याद था, और कभी कभी पढ़ा भी करता था मंगलवार को, और वो मैं पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया ना, औरत पीछे हट गई और कहने लगी, अरे बंद कर, ये सब बंद कर। अब मैं जोर जोर से पढ़ने लगा। जितना जोर से पढ़ता वो चिल्लाती, बंद कर इसको, बंद कर। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, लगातार पढ़ता रहा। और कुछ देर के बाद में जब मेरी निगाह उसके तरफ गई ना, तो वो कांप रहे थे, डरी डरी सी लग रही थी। अब फिर कहने लगी कि ये बंद कर, मैं तेरे घर से जा रही हूँ, दोबारा कभी लौट के नहीं आऊँगी। मैं अब रुक गया था एक पल के लिए। मैंने कहा कि जितना जल्दी तुम निकल सको निकल जाओ, नहीं तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। अब फिर तुम समझ सकती है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। वो इसी मौके की तलाश में थी, और जल्दी से वो हमारे कमरे से अचानक दरवाज़ा खुला, और फिर वो गायब हो चुकी थी। लेकिन मैं वो हनुमान चालीसा रात भर पढ़ता रहा। मुझे डर था कि कहीं दोबारा वापस ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन मैं फिर भी काम पर नहीं जा सका। रात भर का जगा हुआ, बुखार अगले दिन का। अब बुखार तो नहीं था, शरीर में कमजोरी थी। आज शाम के टाइम में मैं कमरे में सो रहा था, और तभी मेरे मामा जी आ गए। मेरे बहुत पास में रहते थे उनका घर, और वो मेरी हालचाल लेने के लिए आए थे, पूछने आए थे कि तेरी बहुरिया से कोई बातचीत हुई। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। और तब मैंने मामा जी को सारा किस्सा बताया कि मामा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, ये कौन हो सकती है। मामा जी सुनकर एकदम बेचैन उठे थे, और कहने लगे, भांजे मंदिर चल, मंदिर चल। आप मुझे मंदिर ही लेके गए, बजरंग बली के मंदिर में पूजा पाठ करवाए। और फिर जो पुजारी थे उन्होंने एक रक्षा कवच मेरे को बांध कर दिया हाथों में कि इसको पहन कर रखो, कुछ दिन जरूर धारण करना। और इसके बाद
वो चुड़ैल तुम्हारे घर पर कभी नहीं आएगी। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ था। डर तो मुझे कई दिन लगा था। जब भी रात होती थी ना, तो मेरा दिल धड़कने लगता था कि कब आ करके खड़ी हो जाए और मेरा क्या होगा। लेकिन हनुमान चालीसा की जो शक्ति थी, मुझे पता था कि अब की बार आई ना तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ते ही जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। मैं ये ठान लिया था। लेकिन भगवान की कृपा से वो दोबारा मेरे घर में कभी नहीं आई। इसके 6 महीने के बाद मेरी मामा जी मेरी पत्नी को लेकर आ गए थे। इसके बाद हमारे बीच में एक तरह से सुलह हो गई थी। वो जो दारू में पीता था ना, शायद उसी की वजह से उसको नफरत थी। वो दारू मैंने बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए तौबा कर लिया। इसके बाद हमारे साथ कभी भी पत्नी के साथ में कोई झगड़ा, कोई झंझट हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये थी राजेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।